हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अनवीटेक में। आइए बच्चों, हम लोग अपने अगले टॉपिक आरएसी की जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, नया सब्जेक्ट आरएसी, उसके अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग ने क्या देख लिया था, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर पढ़ लिया, थोड़ा सा जाना था, उसको इंट्रोड्यूस किया था, उनकी सीओपी के बारे में बात किया था। यहाँ पर भी आगे बढ़ते हैं, अब उसी को थोड़ा सा विस्तृत पढ़ते हैं, पढ़ाई की तरफ बढ़ते हैं। जो साइकिल आती है, यहाँ से साइकिल जो आएगी हम लोग उसको भी पढ़ेंगे। तो बच्चों देखिए, मैंने एक टॉपिक डाली है, क्या, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप। तो हीट इंजन तो नहीं पढ़ना है, इसको हम लोग कहाँ पढ़ चुके हैं, थर्मल इंजीनियरिंग या आईसी इंजन में आप लोगों ने क्या किया है, पढ़ा हुआ है, ठीक है ना बच्चों। तो अब हमें पढ़ना क्या है, रेफ्रिजरेशन या हीट पंप। लेकिन थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, जो हीट पंप होता था वो क्या करता था, हाई टेम्परेचर से उष्मा लेता था और किसी डिवाइस को देता था, और डिवाइस क्या करती थी, कार्य करती थी, और कुछ उष्मा बाहर निकल जाती थी। तो यही था ना कि देखिए, ऐड करते थे, क्यूए क्या है, एडेड हीट है, एडेड हीट है, और क्यूआर क्या है, रिजेक्टेड हीट है, क्या है, रिजेक्टेड यानी वेस्ट हीट है। और इसके बदले में हमें क्या करता था, जब उसमें हीट इंजन को मिलती थी, या ऐसी क्या है, हीट इंजन है, इसको मिलती थी, या क्या देता था, कार्य देता था, कार्य देता था। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते थे, इसकी इफिशियंसी की बात करते थे, इफिशियंसी की बात करते थे। तो इफिशियंसी क्या होती है, आउटपुट वर्क अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या देते थे हम लोग, मिलता था W मिलता था, इनपुट के रूप में क्या देते थे, ऐड करते थे उष्मा, यानी कि हमें इफिशियंसी मिल जाती थी। और इसके लिए हम लोगों ने एक मानक साइकिल माना था, यह एक स्टैंडर्ड या आइडियल साइकिल थी। इसके लिए क्या, कार्नोट साइकिल, क्या थी, कार्नोट साइकिल। इंजन फील्ड में जो कार्नोट साइकिल है, यह एक मानक या स्टैंडर्ड साइकिल है। इसी को मानक मानकर हम क्या करते हैं, किसी भी इंजन की कल्पना या डिजाइन करते हैं इफिशियंसी के लिए, ठीक है बच्चों। तो हमें मिल जाता था। लेकिन अब यह देखिए, यहाँ पर क्या था, सोर्स था, सिंक था, टीएल था, एचबी थी, सीबी थी, टीएल था। तो इस सबको लिख दिया। एचबी क्या है, हॉट बॉडी, सीबी क्या है, कोल्ड बॉडी, टीएच क्या है, हाई टेम्परेचर है, टीएल क्या है, लो टेम्परेचर है। और जो यह क्या करता था, कार्नोट साइकिल पर वर्क करता था। कार्नोट साइकिल में दो प्रोसेस होते थे। कौन कौन से प्रोसेस, दो आइसोथर्मल प्रोसेस, दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। वो सारे प्रोसेस होते थे, दो आइसोथर्मल, दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होते थे। तो बच्चों उसी को मानक मानकर हम लोग क्या करते हैं, अपनी इंजन के फील्ड में या इंजन फील्ड में उसी को अपना स्टैंडर्ड मानते हैं, और उसी को भगवान मान के अपने इंजन की डिजाइन करते हैं। कोशिश करते हैं कि कार्नोट साइकिल की तरफ बढ़ा जाए और देखा जाए किसी इंजन की इफिशियंसी को क्या किया जाए, मैक्सिमम लिया जाए। क्योंकि कार्नोट साइकिल जो है, इसकी इफिशियंसी क्या होती है, दक्षता क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। कार्नोट साइकिल की दक्षता या कार्नोट हीट इंजन की दक्षता क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, ठीक है बच्चों। अब इसको तो हमें पढ़ना नहीं है, हमें मेन पढ़ना है क्या, हम लोग रेफ्रिजरेटर और हीट पंप को, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं आरएसी। तो हमें क्या करना है, रेफ्रिजरेशन और हीट पंप पढ़ना है। तो बच्चों देखिए, तो इतनी बातें तो भूमिका के लिए थी, वही टर्म्स यहाँ भी है। देखिए, सोर्स है, सिंक है, हाई टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर है, हॉट बॉडी है, कोल्ड बॉडी है। लेकिन इसमें हमें क्या करना था, क्लाजियस ने क्या कहा कि हमें लो टेम्परेचर से उष्मा निकालना है अगर हाई टेम्परेचर की ओर, तो एक हमें उस पर कार्य करना पड़ेगा, कोई डिवाइस जोड़नी पड़ेगी। और उसी डिवाइस का नाम क्या था, रिवर्स हीट इंजन था। क्या था, रिवर्स हीट इंजन था। देखिए, रिवर्स हीट इंजन है, इसको चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, इस पर कार्य देना पड़ता था। और इसकी जो साइकिल बनती थी, एंटी क्लॉकवाइज, और जो कार्नोट की साइकिल थी वो कैसी थी, क्लॉकवाइज साइकिल थी, या एंटी क्लॉकवाइज साइकिल है। एंटी क्लॉकवाइज साइकिल की वजह से ही जो है कार्य कहाँ कर रहा है बच्चों। तो बच्चों देखिए, हमने क्या किया था कि रिवर्स हीट इंजन की कैसी साइकिल थी, एंटी क्लॉकवाइज साइकिल थी। और हाँ, कार्नोट साइकिल या हीट इंजन की जो साइकिल थी वो कैसी थी, क्लॉकवाइज साइकिल थी, या पॉजिटिव साइकिल थी। क्या थी, पॉजिटिव साइकिल थी, कार्य देती थी। लेकिन इसका क्या है, ये जो रिवर्स हीट इंजन है, यह क्या है, रिवर्स कार्नोट साइकिल पर वर्क करता है। पहली बार रिवर्स कार्नोट साइकिल पर वर्क करता है। नंबर 2 बात कि जो रिवर्स कार्नोट साइकिल है, ये नेगेटिव साइकिल भी कही जाती है, नेगेटिव साइकिल कही जाती है। क्यों नेगेटिव साइकिल, क्योंकि इसको चलाने के लिए हमें कार्य खर्च करना पड़ता है, कार्य देती नहीं है। या कार्य क्या लेती है, वो एनर्जी लेती है, एनर्जी देती नहीं, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करती है। लेकिन हीट इंजन क्या करता था कि एनर्जी प्रोड्यूस करता था, कार्य देता था, इसलिए पॉजिटिव और या निगेटिव, ठीक है बच्चों। तो रिवर्स कार्नोट साइकिल, अब उसी रिवर्स कार्नोट साइकिल को आप लोगों को पढ़ना और समझना है। जैसे मैंने बताया था बच्चों आपको, जब मैं फर्स्ट टॉपिक पढ़ा रहा था इसकी पिछली वीडियो, तो मैंने बताया क्या था, देखिए जो यही रीजन है
जो QE है, QE क्या है बच्चों, इसको कहते हैं एक्सट्रैक्टेड हीट। क्या? एक्सट्रैक्टेड हीट। और QR क्या है? रिजेक्टेड हीट है, रिजेक्टेड हीट। लेकिन यहां पर देखिए QA क्या था? एडेड बताया था। क्या बताया था? एडेड हीट। यहां पर जो है एक्सट्रैक्टेड नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो क्या कर रहा है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जा रहा है। और यहाँ एक्सट्रैक्टेड का मतलब एक्सट्रैक्टेड जो इधर की उष्मा, मैंने इसको QR नहीं लिखा, लेकिन इधर की उष्मा का देखिए क्या लिखा था? QR, क्योंकि इधर से जाना चाहिए तो QR जाना चाहिए ना, तो QR नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि रिजेक्टेड हीट का कोई मतलब नहीं, लेकिन एक्सट्रैक्टेड हीट का मतलब है, पर्पज है, कोई हीट को खींचने का हमारा एक पर्पज है, एक उद्देश्य है। हीट क्यों खींचे? तो पर्पज है हमारा, और वो पर्पज क्या है? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को पैदा करना, प्रोड्यूस करना, प्रशीतक प्रभाव प्रोड्यूस करना, यही हमारा क्या है? मकसद है। तो यहाँ से हम इसलिए उष्मा खींचते हैं, यानी इस खींची हुई उष्मा का हमारा पर्पज है, या खींची गई उष्मा किसी न किसी उद्देश्य से खींची जा रही है। इस किस उद्देश्य से? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के उद्देश्य से। और दूसरी बात, अब यह उष्मा जब रिवर्स हीट इंजन से इधर जा रही है तो इसे क्या कर रहे हैं? रिजेक्ट करा रहे हैं। रिजेक्ट कराने का क्या मतलब बच्चों? क्योंकि अब इस उष्मा की जरूरत नहीं है, इस उष्मा की जरूरत नहीं है बच्चों, यानी कि अब क्या, इसको फेंक देना है। लेकिन देखिए बच्चों, इसको भी कहीं ना कहीं हम जब आगे RAC पढ़ेंगे तो जो फेंकी जा रही उष्मा, इसका भी कहीं ना कहीं इफेक्ट है, एक प्रभाव है, इसलिए इसको भी एक अलग जोन में रखा मैंने। और यह जोन जब यह उष्मा निकाल कर, यहाँ से यह उष्मा निकाल कर, कोल्ड बॉडी से उष्मा निकाल कर हम कहाँ कर रहे हैं? हाई हॉट बॉडी की तरफ फेंक रहे हैं। तो यहीं पर हमारा एक इफेक्ट पैदा होगा, कौन सा? हीटिंग इफेक्ट। यानी यहाँ ठंडक होगी, यहाँ ठंडक बढ़ेगी, यहाँ गर्मी बढ़ेगी। यहाँ क्या बढ़ेगी? ठंडक बढ़ेगी, और यहाँ गर्मी बढ़ेगी। यहाँ अगर ठंडक बढ़ रही है तो बेटा यह रेफ्रिजरेशन इफेक्ट या समर AC की बात करेंगे, हम गर्मियों में चलने वाली AC की बात करेंगे। और अगर हमें यह चाहिए हीटिंग इफेक्ट चाहिए, तो हम क्या करेंगे? विंटर AC का प्रयोग करेंगे। कहाँ? जो ठंडियों में विंटर AC चलती है। विंटर AC क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ठंडा बहुत है। AC का मतलब ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ गर्मी में ही ठंडा देना, नहीं। AC के एयर कंडीशनिंग का मतलब ही होता है कि गर्मी में भी हमारे अनुकूल क्या करना? एटमॉस्फेयर क्रिएट करना, और ठंडी में भी हमारे अनुकूल एटमॉस्फेयर करना। तो विंटर AC की बात करेंगे। और समर AC कहाँ पर पढ़ेंगे बेटा? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, इस इफेक्ट की तरफ, इस दायरे में रहेगा, क्योंकि हमें ठंडक चाहिए। और इधर कहाँ पढ़ेंगे? विंटर AC, क्योंकि हमें गर्मी चाहिए। ठीक है ना बच्चों? या फ्रिज चाहिए। फ्रिज में क्या करते हैं? वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए उनको क्या करते हैं? ऑलरेडी उनसे उष्मा खींचते रहते हैं, ताकि वह उष्मा बाहर जाए और हमारा जो भी फूड है उसमें या जो भी खाद्य सामग्री है, साग सब्जियां है, वो क्या रहे? सुरक्षित बनी रहे। तो बच्चों इसको देखिए, यह किसका साइकिल पर रिवर्स हीट इंजन इसमें लगाना पड़ा, कार्य देना पड़ा। इसके लिए कौन सी साइकिल यूज होगी? इसके लिए साइकिल जो यूज होगी बेटा, वो उस रिवर्स कार्नोट साइकिल यूज होगी। कौन सी? रिवर्स कार्नोट साइकिल यूज होगी, यानी कि निगेटिव -W वाली साइकिल यूज होगी। -W का मतलब कार्य देना पड़ेगा, या कार्य हमें देगी नहीं। और वही साइकिल को देखिए मैंने यहाँ पर दर्शाया है बच्चों, इसी को आपको समझना है। देखिए मैंने क्या किया है कि इसमें दो हमारे पास एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, जो कि पूर्णतः इंसुलेटेड है, यानी इससे उष्मा न तो बाहर जाएगी, न तो बाहर की उष्मा इसमें अंदर आएगी। इसका जो पिस्टन इंसुलेटेड सिलेंडर वाल है, सिलेंडर की जो वाल है वह क्या पूरी तरह से इंसुलेटेड है। जो पिस्टन है यह भी पूरी तरह से इंसुलेटेड है, इसलिए अभी उष्मा को बाहर नहीं जाने देगा, न बाहर की उष्मा को अंदर जाने देगा। अब बस हमें क्या करना है? अपने पर्पज के हिसाब से, अपने उद्देश्य को पूर्ति हेतु हमें ठंडक या गर्मी प्रोड्यूस करानी है। तो देखिए बच्चों, इसके लिए मैंने क्या किया? यहाँ पर एक कैप लगा दिया। क्या लगा दिया? एक कैप लगा। अब हम क्या कर रहे हैं? जब हमें उष्मा चाहिए हो रही है, हम इस कैप को हटा रहे हैं और इसको ठंडा दे रहे हैं। जब हमें ठंडी चाहिए, हम क्या कर रहे हैं? इस कैप को हटा रहे हैं और कोल्ड बॉडी चिपका दे रहे हैं, कोल्ड बॉडी चिपका रहे हैं। और जैसे ही हमें कोल्ड बॉडी की जरूरत नहीं है, गर्मी की जरूरत है, हम इस कैप को हटा के हॉट बॉडी ला रहे हैं। और जैसे ही उष्मा देंगे तो पिस्टन क्या करेगा? वो करेगा, आगे इधर बढ़ेगा, और जैसे ही इसको लगाएंगे पिस्टन खिंच जाएगा। ठीक है, यानी कि कोल्ड बॉडी से जब उष्मा बाहर निकालेंगे तो आयतन क्या होगा? बढ़ जाएगा। और जैसे ही हॉट बॉडी से उष्मा बाहर फेंकेंगे तो बाहर फेंकने के लिए क्या करना? उसको बाहर देकर धक्का मारना पड़ेगा, यानी आयतन घटेगा। तो इसी को मैंने बच्चों देखिए यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से आपको दिखाया है, इसके कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की है। देखिए बच्चों,
प्रेशर तथा वॉल्यूम, प्रेशर तथा वॉल्यूम, दाब तथा आयतन ग्राफ के ऊपर हम इस कर्व को समझते हैं। कार्नाट साइकिल जो बच्चों ने पढ़ा होगा, चलिए थोड़ा सा कार्नाट साइकिल मैं दिखाता हूं आपको। देखिए बच्चों कि कार्नाट साइकिल जब आप लोग पढ़ रहे थे तो यही साइकिल पढ़ रहे थे बच्चों ना, पीवी डायग्राम के ऊपर, पीवी डायग्राम के ऊपर यही साइकिल पढ़ रहे थे ना। देखिए क्या था 1 से 2 क्या था, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन था, आइसोथर्मल कंप्रेशन था, फिर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन था, फिर आइसोथर्मल हीट एक्सपेंशन था, उसके बाद आइसेंट्रोपिक हीट रिजेक्शन था। यानी कि आपने क्या किया था, QR यहाँ निकाल रहे थे, QA यहाँ दे रहे थे, इस तरह का कोई प्रोसेस था ना बच्चों। और यह साइकिल कैसी थी, क्लॉकवाइज साइकिल थी। और ठीक इसी के अपोजिट हमने साइकिल बना दी, तो उसी साइकिल को हमने क्या कहा, रिवर्स कार्नाट साइकिल कहा, जो कि एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। देखिए बच्चों एंटी क्लॉकवाइज चल रही है कि नहीं चल रही है, चल रही है सर, इस तरह घूम रही है। क्लॉक कैसे घूमती है, ऐसे घूमती है बच्चों, या कैसे चल रही है, ऐसे चल रही है। तो आइए इसी को समझते हैं कि देखिए बच्चों तो हो क्या रहा है इसमें, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इस चीज को मिटा दूं तो ताकि लिखने में चीजों को आसानी रहे, ठीक है बच्चों। आइए देखते हैं बच्चों, देखिए 1 से 2 हो क्या रहा है इसी रिवर्स हीट इंजन के ऊपर। यही रिवर्स हीट इंजन के द्वारा को दिया गया कार्य है, यही रिवर्स हीट इंजन को क्या किया गया, दिया गया कार्य है। जो लूप बनता है वही कार्य हो के बराबर होता है। अब वो दे रहा है कि ले रहा है। अगर ये क्लॉकवाइज साइकिल होती, कार्नाट साइकिल होती, तो यह कार्य इतना दे रही होती, और यह चूंकि एंटी क्लॉकवाइज है तो इतना ही कार्य क्या करेगी, लेगी। अब बच्चों देखिए जो हमारा 1 से 2 जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस 1 से 2 है, प्रोसेस जो 1 से 2 है, यह कैसा प्रोसेस है। तो देखिए बच्चों मैंने बताया था, उसमें बताया था आइसोथर्मल क्या था, कंप्रेशन था। इसमें क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस है, या इसी का नाम है बच्चों आइसोथर्मल हीट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, ठीक है बच्चों, आइसोथर्मल हीट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। और जो है प्रोसेस 2 से जो देखिए बच्चों प्रोसेस 2 से जो 3 बन रहा है, इस दौरान क्या हो रहा है, एक्सपेंशन का मतलब क्या बच्चों, एक्सपेंशन का मतलब प्रसार मतलब वॉल्यूम का बढ़ना। देखिए इनिशियल आयतन हमारे पास कितना है, ये है, लेकिन इसके बाद क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ के हो जा रहा है, यानी वॉल्यूम में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है ना। कैसी हो रही है, आइसोथर्मली हो रही है, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। यही बात आपको यहाँ पे लिख दिया गया। अगली बात प्रोसेस 2 से 3 देखिए कैसा है, प्रोसेस 2 से 3 देखिए बच्चों क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है ना, प्रेशर बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम घट रहा है। यानी क्या है, इस दौरान टेम्परेचर में देखिए यहाँ पर टेम्परेचर 2 से 3 1 से 2 के दौरान देखिए कांस्टेंट है, 2 से 3 के दौरान कांस्टेंट नहीं है, यानी टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन क्या कांस्टेंट है, एंट्रोपी कांस्टेंट है। एंट्रोपी क्या है, जो 2 पे एंट्रोपी है वही 3 की एंट्रोपी है। यानी कि S2 बराबर यहाँ क्या है, S3 है, और यहाँ पर S1 बराबर क्या है, S4 है। यहाँ पर T1 बराबर क्या है, T2 है, और यहाँ पर T3 बराबर T4 है। यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर दोनों बराबर है, यहाँ पर तो बराबर, इस पे एंट्रोपी बराबर यहाँ पे वो है। तो यह क्या होगा, आइसेंट्रोपिक, क्या हो जाएगा, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगा बच्चों। या इसको कहते हैं रिवर्सिबल एडियाबेटिक, या अगला प्रोसेस जो है बच्चों, प्रोसेस 3 से 4 है जो हमारे पास। यह देखिए क्या है, 3 से 4 के दौरान क्या है, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, लेकिन 3 से 4 के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम घट रहा है, प्रेशर और बढ़ रहा है। यानी कि आइसोथर्मल क्या हो जाएगा बच्चों, आइसोथर्मल कंप्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल कंप्रेशन
कंप्रेशन। कंप्रेशन क्यों बच्चों? क्योंकि आयतन घट रहा है। या देखिए बच्चों, यही इसी दौरान क्या हो रही है, हीट बाहर निकल रही है। इसको ये भी कर सकते हैं आइसोथर्मल या आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन। क्या? आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन। आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन यानी कि ऊष्मा बाहर तो जाए लेकिन टेम्परेचर पर प्रभाव न पड़े, ठीक है। क्या पॉसिबल है? लेकिन यह क्या है, एक आइडियल रिवर्स कार्नोट साइकिल, एक आइडियल साइकिल ये भी है क्योंकि कार्नोट साइकिल पर ही चल रही है, बस क्या है, दिशा उल्टी है, ठीक है बच्चों। इसके बाद जो है लास्ट प्रोसेस आपका जो है बचा हुआ है, नीचे लिखेंगे, दिखेगा नहीं बच्चों। जो देखिए प्रोसेस जो है आपका क्या, 4 से 1 प्रोसेस के दौरान क्या हो रहा है, देखिए वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। फिर से वॉल्यूम क्या हो रहा है, 4 पे वॉल्यूम में है, 1 पे वॉल्यूम में है, वॉल्यूम क्या हुआ, बढ़ रहा है ना, वॉल्यूम बढ़ रहा है। लेकिन प्रेशर क्या हो रहा है, गिर रहा है, किस पर, आइसेंट्रोपिकली। तो क्या होगा, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा है ना बच्चों। देखिए सॉरी यहाँ पे आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन या इसी को कह सकते हैं क्या, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या? रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। तो बच्चों ये चारों प्रोसेस को समझ गए। अब देखिए बच्चों, जो इस टेम्परेचर और एंट्रोपिक कर्व पर जो लूप के नीचे का एरिया होता है वही क्या बताता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बताता है कि कितना हमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पैदा हो रहा है हमारे द्वारा, इतना जब कार्य किया जा रहा है, इतना कार्य खर्च करके हम कितना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पैदा कर पा रहे हैं, यही होता है क्या, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। और क्या बोलता है कि इस लूप के नीचे जो लोअर लाइन है इसके नीचे का एरिया जो है वही क्या बताएगा कि कितना हमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिल रहा है, कितना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्राप्त हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो मुझे लगता है कि इतनी बातें आप लोग समझ चुके होंगे। क्या? रिवर्स हीट इंजन, इसके बाद रिवर्सिबल रिवर्स कार्नोट साइकिल, इसको क्या कहाँ देखा, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी कर्व पर देख लिया। इसके बाद इसके सारे प्रोसेसों को जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं बेटा इसकी सीओपी की तरफ, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, अब देखते हैं क्या इसकी सीओपी क्या होगी, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप जो हम लोग इसमें पढ़ रहे थे उसकी सीओपी क्या होगी, जो इस साइकिल पर, रिवर्स कार्नोट साइकिल पर वर्क कर रहा है या रिवर्स हीट इंजन के ऊपर हम लोगों ने देखा था कहाँ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हो रहा है, कहाँ हीटिंग इफेक्ट हो रहा है। उसके बाद हम लोगों ने पिछली वीडियो में ये भी पढ़ लिया था क्या, सीओपी क्या होती है, डिजायर इफेक्ट अपॉन वर्क एक्सपेंडिचर, यानी कि हम अपने इच्छित प्रभाव के लिए कितना कार्य खर्च कर रहे हैं उसी का रेशियो क्या कहलाता है, सीओपी कहलाता है। तो इसी को हम लोगों ने देखा था, डिजायर इफेक्ट क्या था, या तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट था या तो हीटिंग इफेक्ट था। उसके बदले में हम क्या कर रहे थे, कार्य डब्ल्यू दे रहे थे, ठीक है बच्चों। इसके बाद बताया था सीओपी अगर रेफ्रिजरेटर की है तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट लेंगे, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन डब्ल्यू, और एचपी अगर हीट पंप की लेंगे तो हीटिंग इफेक्ट अपॉन डब्ल्यू, ठीक है। इसके बाद बताया था कि आरी क्या, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है, हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहे थे जहां से, और यही कर रहे थे बच्चों। देखिए यहां से हम लोग क्या कर रहे थे, डब्ल्यू या क्यू आर था, और यहां से क्या कर रहे थे, क्यू ई खींच रहे थे। ये लो टेम्परेचर रीजन था, टीएल वाला रीजन था, टीएच वाला रीजन था, हाई टेम्परेचर रीजन था। यही से हम क्या कर रहे थे, ये हमारा क्या था, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट था, यह क्या था, हीटिंग इफेक्ट था। यही हीटिंग इफेक्ट और यह रेफ्रिजरेशन इफेक्ट था। अब बच्चों यहीं पे हम लोगों ने बताया था डब्ल्यू बराबर क्या था, क्यू आर माइनस क्यू ई था, यही तो था ना बच्चों, क्यू आर माइनस क्यू ई के बराबर था। अब इसको देखिए हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा क्या, एंट्रोपी और हीट के संबंध में, क्या कि चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी में जो परिवर्तन हो रहा है, जो वहां पर एंट्रोपी में आप जो परिवर्तन देख रहे हैं बच्चों, वो क्या होता है, एंट्रोपी में जो परिवर्तन हो रहा है क्या हो रहा है, क्यू अपान यल के बराबर, क्यू अपान यल के सॉरी यल कह रहे हैं टी के बराबर। टी क्या है, टेम्परेचर है। अब किस रीजन में है, किस जोन में है, कहां पर है कि टेम्परेचर में वेरिएशन आ रहा है, उसी को हमें क्या करना है, यहाँ फाइंड करना है। देखिए बच्चों, अब देखिए अगर Q की बात करें तो यहाँ से Q बराबर क्या आपको मिलेगा, T इंटू डेल्टा यस, T इंटू डेल्टा यस, यानी कि किस रीजन में है, किस जोन में है,
तो देखिए अब जिस जोन में होंगे, अगर हम QE जोन में हैं तो क्या होगा, TL इंटू डेल्टा एस, TL इंटू डेल्टा एस, यानी किस एंट्रोपी में, कहाँ 1 से 2 में जो परिवर्तन हो रहा है। और यही अगर हम कहाँ पे हैं, हाई QR वाले जोन में हैं, रिजेक्टेड जोन में हैं, तो वहाँ कहाँ पे है, हम हाई टेम्परेचर रीजन की तरफ हैं, या वहाँ पर TL इंटू एंट्रोपी में परिवर्तन, कहाँ तक, एंट्रोपी में परिवर्तन हाई टेम्परेचर रीजन में देखिए 3 से 4 के दौरान हो रहा है ना, 3 से 4 के दौरान हो रहा है। तो यही चीज हमें क्या करना है, इसी मान को यहाँ पे फॉर्मूले में रखना है। चलिए बच्चों इधर का मिटा देता हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है, ये चीजें आप लोग समझ में आ गई होगी, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। आइए बच्चों चलिए देखते हैं, हम लोग बढ़ते हैं आगे टॉपिक की तरफ। तो देखिए अगर COP ऑफ रेफ्रिजरेटर की बात करें, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर की बात करें तो देखिए क्या है, QE है, QE की जगह क्या रखेंगे, TL डेल्टा एस, क्या S2 माइनस S1, क्या रखेंगे S2 माइनस S1 बटे क्या था, QR था ना, QR की जगह क्या रखेंगे, TH इंटू क्या S3 माइनस S4, यही रखेंगे ना बच्चों, माइनस क्या T, क्या देखिए QE है ना, QE की जगह क्या रखेंगे, TL क्या रखेंगे S2 माइनस S1, ठीक है बच्चों। तो देखिए COP ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या मिल गई आपको, यह मिला ना। अब देखिए बच्चों जो हमारी 4 की एंट्रोपी थी, एंट्रोपी S1 की एंट्रोपी किसके बराबर थी, S4 के बराबर थी, और S2 की जो एंट्रोपी थी S3 के बराबर थी ना, S2 की बराबर क्या थी, S3 के बराबर थी, और S4 की किसके बराबर थी, S1 के बराबर थी। इसी इक्वेशन से देखिए बच्चों, जहां पर S4 है यहाँ पर S1 रख दीजिए, जहां पर S2 है वहां पर S3 रख दीजिए, तो क्या मिलेगा आपको, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर बराबर क्या, TL S2 माइनस S1 बटे TH क्या S3 की जगह क्या रखना है आपको, S2 माइनस S4 की जगह क्या S2 माइनस S1 माइनस TL क्या S2 माइनस S1। देखिए यह तो हो गया, क्या यह कॉमन है, ये चीजें देखिए कॉमन हो जाएगी, कट जाएगा ऊपर से, यानी कि इसको हम क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं बच्चों। तो देखिए COP ऑफ रेफ्रिजरेटर बराबर क्या मिलेगा, TL अपॉन TH माइनस TL, ठीक है बच्चों। इसी तरह से बच्चों जब आप हीट पंप की निकालेंगे, क्या करेंगे, हीट पंप की निकालेंगे, तो हीट पंप की रेफ्रिजरेटर की जब हीट पंप की क्या निकालेंगे, COP निकालेंगे HP की, तो क्या आएगा, ठीक इसी तरह से जब करेंगे तो नहीं कर रहा हूं बेटा, इक्वेशन लंबा होता जाएगा, आप लोग करिएगा, इसी में मान रख के ठीक इसी तरह प्रोसेस करिएगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या मिलेगा, TH अपॉन TH माइनस TL, यही मिलेगा ना, देखिए यह मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको रखना है। अब देखिए आपको क्या चाहिए था, आपको पता है क्या था, COP ऑफ HP बराबर क्या था, COP 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, इतना था ना, इसको भी याद रखना है। तो देख लीजिए बच्चों किस तरह से आप क्या करना है, COP में वृद्धि करना है तो क्या करना होगा, हम लोग आगे इसको पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों, इतना करिए पहले। आइए बच्चों देखते हैं, देखिए आप लोगों ने क्या फाइंड कर लिया कि COP कितनी होती है रेफ्रिजरेटर की, TL अपॉन TH माइनस TL, तथा हीट पंप की COP कितनी थी, TH अपॉन TH माइनस TL, यही तो COP थी ना बच्चों। अब देखिए रेफ्रिजरेटर की COP जो है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो बढ़ाना है तो क्या करना होगा हमें, देखिए इसको अगर हमें बढ़ाना है तो हमें क्या करना होगा, TL को बढ़ाना होगा, क्या करना होगा, TL को बढ़ाना होगा, और TH को या तो हम कांस्टेंट रख दें, या दूसरी बात TH को क्या करें, घटा दें, और TL को कांस्टेंट रखें, या TH और जो TL के बीच का जो डिफरेंस है बेटा, इसको क्या करें, हम घटाएं, जितना ही ज्यादा इसके बीच का डिफरेंस घटाएंगे, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर रीजन, उतना ही क्या होगा, हमारी जो हाई टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बढ़ेगा। जैसे आप लोगों ने देखा था ना
टी और एस का करो के ऊपर, टी एस करो के ऊपर आप लोगों ने देखा था यही क्या मिला था, या टी एल था और या तो क्या था, टी एच था, या टी एल था या टी एच था। देखिए हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट यही था, इनके नीचे का यह एरिया थी। अब देखिए इनके बीच का अंतर हम घटा रहे हैं। अंतर घटाने का मतलब क्या, इस लाइन को ऊपर लाए, इस लाइन को नीचे लाए, इस लाइन को ऊपर, इस लाइन को मिलाए। अब देखिए अगर इन दोनों के बीच का अंतर घटा दिया हमने, क्या किया, पहले इतना अंतर था अब इतना अंतर हो गया, तो इतना जब अंतर हुआ, अंतर घटा, तो देखिए जब यहाँ पे चला गया तो हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो रहा है, इतना हो जा रहा है। अभी इतना था अब क्या हो जा रहा है, इतना बढ़ जा रहा है। तो हमें क्या करना होगा, अगर रेफ्रिजरेशन कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेटर की अधिक चाहिए, हमें क्या करना होगा, टीएच को बढ़ाना होगा या टीएल को बढ़ाना होगा, टीएच को कांस्टेंट रखते हुए, या टीएच को घटा दें, टीएल कांस्टेंट रहे, या दोनों के बीच का जो अंतर है उसको कम कर दें। अब देखिए अब यही केस, अब बच्चों देखिए अगर सीओपी किसकी बढ़ानी हो, सीओपी बढ़ानी हो हीट पंप की, तो क्या करेंगे, टीएच को बढ़ा दीजिए। क्या करेंगे, टीएच को बढ़ाइए या टीएल को कांस्टेंट रखिए, या टीएल को क्या कीजिए, घटा दीजिए। क्या करिए, घटा दीजिए और टीएच को कांस्टेंट रखिए, या दोनों टीएच और माइनस टीएल के बीच जो डिफरेंस है इसको क्या करिए, घटाइए। तब भी क्या मिलेगा, या आपको कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस अधिक मिलेगा। तो बच्चों देखिए अब जो है जो कोएफिशिएंट है हीट रेफ्रिजरेटर के लिए, सीओपी का जो रेंज होता है, जो सीओपी का रेंज होता है बच्चों, सीओपी का रेंज ऑफ सीओपी हीट रेफ्रिजरेटर के लिए, रेफ्रिजरेटर के लिए जो इसका रेंज होता है बच्चों वो होता है क्या, 0 से अनंत के बीच, 0 टू इनफाइनाइट होता है। क्या होता है, 0 टू इनफाइनाइट होता है। परंतु बच्चों जो हीट पंप के लिए होता है इसका रेंज, हीट पंप इसका लिए होता है 1 से 1 टू इनफाइनाइट होता है। यानी कि सीओपी रेंज क्या होता है रेफ्रिजरेटर के लिए, 0 टू इनफाइनाइट, और हीट पंप के लिए 1 टू इनफाइनाइट होता है बच्चों। इतनी बातें समझ में आ गई होगी बच्चों। चलिए ठीक है, अब आगे हम लोग जो है अगली टॉपिक में, अगला वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करना न भूलें। धन्यवाद बच्चों।